हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टार्ट करेंगे। जो नॉन एनबी स्टूडेंट्स है, ठीक है, नॉन एनईपी स्टूडेंट्स है और उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट एग्जाम हो रही है अभी, ठीक है, कि उनका जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से लास्ट एग्जाम हो रही है, तो उनका कॉर्पोरेट का जो पिछले साल, मतलब ये जो कॉर्पोरेट का जो पिछले साल पेपर आया था उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले। और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ अभी एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक, जो आपका 15 मार्क्स का स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, मैंने आपको जब बोला था, जब ये पेपर भी हुआ था तभी भी मैंने बोला था बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि आप सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर फोकस मत करो। आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट के अंदर जो है ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी है। तो कॉर्पोरेट के अंदर अगर आप फेल हो रहे हो तो उन्होंने पेपर भी ऐसा ही निकाला है। उन्होंने 15 मार्क्स का जो आगे का पोर्शन निकाला है, जिसके भरोसे जो वीक स्टूडेंट जाते हैं वो स्टूडेंट्स का 15 मार्क्स में कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने जो एमसीक्यू प्रिपेयर किए थे वो पूछे नहीं, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे वो काफी डिटेलिंग क्वेश्चन थे। आप सीधा सीधा किसी बुक से या विदाउट एनी लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए या विदाउट आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़े भी नहीं, ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आप देखो नवंबर का पेपर है और ये पेपर है, दोनों में एमसीक्यू कॉर्पोरेट में ऐसे ही पूछे। इसीलिए बोलता हूं 15 मार्क्स का प्रिपरेशन बाद में करो, पहले 35 मार्क्स का करो, ठीक है। अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब जैसे जिसको तैयारी करना है वो अभी करेंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द कैपिटल रिडक्शन, देखो कैपिटल रिडक्शन का इंपोर्टेंट रीजन क्या है। वैसे तो देखो बहुत सारे रीजन से कैपिटल रिडक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ऑफ द कैपिटल रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत बार कैपिटल रिडक्शन जो आप क्वेश्चन में करते हो वो तभी करते हो जब आपका एक्यूमुलेटेड लॉस जो होता है ना, वो आप राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न ऑफ accumulated लॉस, ठीक है। आप लिख सकते हो यही और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन करते हो ना आपके चैप्टर के अंदर वो इसी बेस पे करते हो कि आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉस है, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आप लोग कैपिटल रिडक्शन करते हो, जिसमें एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हो, लायबिलिटी को रीसेटल करते हो वापस, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टॉपिक हुआ। देखो ये सारे टॉपिक जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे पूछे, ठीक है, इसी वजह से आपको कॉर्पोरेट में टफ लगा होगा ये पेपर। तो whom कैन बी द बोनस शेयर बी गिवन, किसको बोनस शेयर हम लोग दे सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। हम लोग जो पुराने शेयर होल्डर है, जो ऑलरेडी हमारे कंपनी के शेयर लेके बैठे हैं, जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर है, ठीक है, वही शेयर होल्डर को हम लोग बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। हम लोग बोनस से न्यू मेंबर्स को इश्यू नहीं कर सकते, ओनली उसी शेयर होल्डर को इश्यू कर सकते हैं जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब देखो ये भी टॉपिक थियरी से पूछा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये आपने अगर फाइनल अकाउंट के लॉन्ग क्वेश्चन के मेरे स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर अच्छे से देखे हो ना, तो ये समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द, क्या लिखा है ये है ना, मेरे ख्याल से रिसिप्ट्स है, फॉर्मुलेट है, मॉडल है और डिजाइन है एंड बोलते हैं ना कि प्रोटोटाइप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी अगर आप एसेट्स को देखते हो ना, तो ये सारी एसेट्स आपने फाइनल अकाउंट में कहीं देखी भी नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको फाइनल अकाउंट का जब फॉर्मेट समझाया था ना, तब मैंने बताया था कि ये सब इनटेंजिबल एसेट है। तो ये जो चीज है ना वो एक तरीके से कौन से एसेट है, इनटेंजिबल, ठीक है। ये सब इनटेंजिबल एसेट्स है। चलिए उसके बाद आपके पास है वेयर इज द डिफर प्रिलिमिनरी कॉस्ट सोन इन द फाइनल अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फाइनल अकाउंट में कहां दिखाते, तो ये आपको पहला तो दिखाना है
नॉन करंट असेट्स के अंदर, और उसमें भी अदर नॉन करंट असेट्स में दिखाना। अब इसके लिए किसी ने फाइनल अकाउंट किया होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचोगे यार मैं सिर्फ ये एमसीक्यू करके जाता हूँ या किसी पीडीएफ से कुछ 200-300 एमसीक्यू करके जाता हूँ, तो देखो ये जो आप यहाँ पर ये सिर्फ पेपर में जब आप गए होंगे ना, तो उसके पहले बहुत सारे लोगों ने आपको पीडीएफ भी शेयर किया हो, इनमें से शायद 1-2 एमसीक्यू आए होंगे, बाकी कुछ नहीं आया हो। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी रखो, आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और पॉइंट बोला है कि शिव कंपनी डिसाइड टू द रिडीम 30,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ओके, और वो भी ₹10 का। इफ it is decided to issue the 2,000 equity share of ₹100 each 10% premium, okay, for the above purpose, then amount to be transfer capital redemption reserve। अब देखो इसके लिए आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया होना चाहिए अच्छे से। हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 30,000 शेयर है, ठीक है, 30,000 शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 10। मुझे 3 लाख का कैपिटल क्या करना है, रिडीम करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मुझे 3 लाख का कैपिटल रिडीम करना है, मतलब मुझे 3 लाख रुपए शेयर होल्डर को वापस दे देने। तो उसके लिए एक रूल्स था कि आप या तो न्यू शेयर इश्यू करो, या तो आप अपने फ्री रिजर्व में से क्या क्रिएट करोगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये रूल्स है। अब ये पढ़ा होना चाहिए, इसकी थियरी भी है जो पूछते हैं एग्जाम, ठीक है, कि प्रोविजन ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, ओके, ये पूछते हैं। ओके, अब देखो यहां पर आपको बोला गया है कि 3 लाख रुपए वापस करने के लिए आपने 2,000 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर, मतलब 2,000 इंटू 100, मतलब 2 लाख रुपए आपने नए शेयर से इश्यू करके ले लिए। मतलब 3 लाख की कैपिटल रिडीम किया तो 2 लाख की कैपिटल वापस क्रिएट भी कर लिया। तो आपको अभी फ्री रिजर्व में से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना पैसा लेके जाना पड़ेगा, तो 3 में से 2 का तो सेटलमेंट हो गया, बचा कितना, 1 लाख। तो यहां पर आंसर आना चाहिए 1 लाख रुपए, बस ये हो गया। चले उसके बाद बात करेंगे रिफंडिंग द मनी टू द प्रेफरेंस शेयर इफ नो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन बी ट्रेस। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को जब पैसा रिडीम करने जाते हो और कोई भी प्रेफरेंस शेयर ऐसे है जो ट्रेस नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेफरेंस शेयर का हमको अता पता ही नहीं है कि कहाँ है, उनका एड्रेस चेंज हो गया, हमको पता नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड, कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो देखो यहां पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। प्रेफरेंस शेयर अगर ट्रेस ही नहीं हो पा रहे तो उसका जो अनपेड अमाउंट है वो प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया है तो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद है कि आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर आप इश्यू करते हो उसके बाद क्या होता है, तो रिजर्व और फिल इन द ब्लैंक है, वाइल द शेयर कैपिटल फिल इन द ब्लैंक। मतलब देखो आप लोग जब बोनस देते हो तो कैसे होता है कि बोनस देने से जो आप रिजर्व है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आप रिजर्व में से बोनस देते हो। तो रिजर्व जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जो शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, एक सेकेंड। चलो, तो रिजर्व कम हो जाता है और शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू विच द सेक्शन, अच्छा आप देखो यहाँ पर सेक्शन पूछिए, कैसी कौन सी सेक्शन है कंपनीज एक्ट की,
द अमाउंट कैन बी क्या बोला है, डिराइव्ड। ओके, यहाँ पर है ना स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से एक मिस्टेक है। गुजराती में एक बार पढ़ लेता हूँ। 2013 ની કંપની ધારાની કલમ હેઠળ ભરપાઈ રકમ માંડી વાળી શકાય છે। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो लिखा है वो उसमें ऐसा बोला है कि आप कंपनी एक्ट की कौन सी सेक्शन के अंदर जो अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल, यहां पर है ना लिखना रह गया, पेड अप कैपिटल कैन बी डाइवर्टेड। तो ये आ जाएगा सेक्शन नंबर 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो बैलेंस ऑफ द शेयर सरेंडर अकाउंट। ओके, शेयर सरेंडर अकाउंट जो है उसका बैलेंस कहां पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड इन विच अकाउंट। शेयर सरेंडर अकाउंट जो है उसका पैसा हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं। अब देखो ये आपको तभी आएगा जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। शेयर सरेंडर अकाउंट का जो अमाउंट है, ठीक है, शेयर सरेंडर अकाउंट का जो अमाउंट है वो कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल, एक सेकेंड, हाँ सही है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद कॉल इन एरियाज आर फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, कॉल इन एरियाज आर फ्रॉम द शेयर कैपिटल एंड शेयर फॉरफिट अकाउंट फिल इन द ब्लैंक इन द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। देखो कॉल इन एरियाज जो है ना वो लेस होता है इसमें से, शेयर कैपिटल में से। ठीक है, जैसा आपको पता है, जैसे यहाँ पर शेयर कैपिटल होती है, ठीक है, और शेयर कैपिटल में से आप लेस करते हो कॉल इन एरियाज, कॉल इन एरियाज, और ऐड करते हो शेयर फॉरफिट अकाउंट, फॉरफिचर अकाउंट। ओके, तो यहां पर ये ऐड होता है और ये लेस होता है, ये याद रखो। अब ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे। चलो उसके बाद वो विल सैक्रिफाइस इन द कैपिटल रिडक्शन स्कीम। अच्छा, कौन सैक्रिफाइस करता है? देखो इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं, यस बिल्कुल करते हैं, उनको भी तो कैपिटल रिडक्शन में पैसा कम मिलता है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी करते हैं, यस बिल्कुल ये भी करते हैं। क्रेडिटर्स को भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब सबको करना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन में सैक्रिफाइस। ओके, मिनिमम टाइम पीरियड फॉर द 2 बोनस इश्यू। मतलब समझो एक बार आपने बोनस दिया और उसके बाद दूसरी बार आपने बोनस दिया, दोनों के बीच में क्या कोई टाइम पीरियड होना चाहिए? तो देखो यहां पर क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है दोनों के बीच में कोई टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने महीने के बाद ही आप दूसरा बोनस दे सकते हो? बोलो क्या पता लगता है आपको? ठीक है, तो देखो क्या लगता है आपको यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर अगर आपने कंपनी एक्ट में अगर बोनस वाला चैप्टर की थियरी पढ़ी होगी तो कहीं पर कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, कोई मिनिमम टाइम पीरियड है ही नहीं कि जिसमें आपको बोनस देने के बीच में कितना महीने का गैप रखना चाहिए, वो लिखा है नहीं लिखा। ठीक है, तो आप दे सकते हो कभी भी, ठीक है, ऐसा कोई मिनिमम टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक है, प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम। अच्छा, कौन से प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं हो सकते? तो देखो एक तो पहले तो ये याद रखो कि ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो सकते। ठीक है, यहां पर पूछा है कैन नॉट बी रिडीम, फुल्ली पेड अप ही रिडीम हो सकता है, और एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए, इरिडीमेबल होगा तो वो भी नहीं चलेगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप, मतलब देखो ए और बी जो है ना वो तो रिडीम कर सकते हैं, यहां पर कैन नॉट बी रिडीम लिखा है, तो कौन सा नहीं कर सकते? तो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट रिडीम। ये हम लोगों ने बोनस जो ये चैप्टर चलाया था ना उसके अंदर ही समझाया था कि पार्टली पेड अप जब तक फुल्ली पेड अप नहीं हो जाता तब तक हम उसको रिडीम नहीं कर सकते। तो पार्टली पेड अप शेयर कैन नॉट बी रिडीम। ओके, चलो डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये तो याद ही रख लो। ओके, इसमें तो कुछ है नहीं, 30 डेज में आपको पे करना है। चलो, द आउटस्टैंडिंग वेजेस शैल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? एज पर द शेड्यूल 3।
तो देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है कि आपकी लायबिलिटी, आपको कभी ना कभी तो पे करना है विद इन शॉर्ट टाइम। ऐसा नहीं चलेगा ना 4-5 मतलब साल के बाद पेमेंट करोगे, वो तो आपको विद इन कुछ महीने में ही पे करना होता है। तो ये एक तो करंट लायबिलिटी होती है। अब करंट लायबिलिटी हो गई तो यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटी का ऑप्शन है देखो, और यही आपका आंसर आ गया। और देखो इसके लिए अभी आपको क्या होना चाहिए पता है, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तो आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं पूछे, हो सकता है पूछ ले प्रोविजन फॉर टैक्स बताओ। अगर आपको पूछ ले कि चलो प्रोविजन फॉर टैक्स बता दो, ये कहाँ आता है ये बता दो, तो ये आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। फिर अगर आपको पूछ लिया कि चलो क्रेडिटर्स कहाँ आता है, या तो फिर समझो बिल्स पेएबल कहाँ आता है, तो ये आता है ट्रेड पेएबल में। ओके, आपको और भी कुछ पूछ सकते हैं। अब देखो इसके लिए सिर्फ आप ये एमसीक्यू करके जाओगे तो सिर्फ यही आएगा, ठीक है। अगर आप ये एमसीक्यू पढ़ के जाते हो तो यही समझ में आएगा, फिर बाकी का एमसीक्यू नहीं समझ में आएगा। उसके लिए पूरा फॉर्मेट याद रखो, और हर एक फॉर्मेट में कौन सा एंट्री कहाँ जाता है वो याद होना चाहिए। उसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मार्क्स लेने के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, 15 एमसीक्यू आपके शॉर्ट क्वेश्चन में हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।